देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। जिस समय का इंतजार था वो घड़ियां पूरी हो रही हैं और इलेक्शनों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बात अगर राजस्थान की करें तो 23 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। लेकिन अगर सभी राज्यों की बात की जाए तो 7 नवंबर से सिलसिला होगा। 7 नवंबर को मिजोरम और उसके बाद 7 और 17 को तेलंगाना 30 को, 7 और 17 को छत्तीसगढ़, क्योंकि वहां नक्सलाइट एरिया है, वहां 2 चरणों में मतदान होगा। बाकी सभी जगह 1 चरण में मतदान होगा। मध्य प्रदेश 1 चरण में मतदान होगा। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होगा। सभी की काउंटिंग 3 दिसंबर को होगी। तो बड़ी तारीखों का बड़ा ऐलान। और इसी के साथ हमारे साथ इस वक्त पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। बीएसपी से विष्णु कुलवाल साहब जुड़े हैं हमारे साथ में। राजेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में है और भरत मेघवाल कांग्रेस से हमारे साथ में हैं। बीजेपी से हमारे साथ अभी कोई अतिथि जुड़े नहीं है। भरत, 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का 5 राज्यों में आधार है और राजस्थान की अगर बात करें तो यहां पे कश्मकश चल रही है टिकटों को लेकर के। तो कितनी तैयार है पार्टी इन तारीखों के साथ? देखिए, चुनावी जो रण था उसका बिगुल आज बज चुका है। चुनाव आयोग ने डेट का भी ऐलान कर दिया है। रही बात देखिए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी पूर्व से ही निर्धारित अपने कार्यक्रमों के तहत कार्य कर रही थी। चाहे राजस्थान की बात चले, चाहे मध्य प्रदेश की बात चले, हमारा जो भी चुनावी समीकरण था, जो 1-to-1 कन्वर्सेशन था या जो चुनाव के प्रत्याशियों की एक लिस्ट होनी थी, वो सब हो चुकी है। और आज सुबह भी CWC की मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर, जिसमें माननीय हमारे जो अध्यक्ष है खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल, प्रियंका जी और बाकी जो भी प्रदेश के CWC जो भी मेंबर थे पूरे देश के, वो आज वहां उपस्थित हुए हैं। और जल्दी अब हमें एक लिस्ट देखने को मिलेगी। लेकिन योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो सिरोमार है वो जनता के हाथ में है। अब पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने अपने वादों को जो पूरा किया और जनता को जो सारी योजनाएं थी और जनता के जो वादे थे उनको पूरा करके अब हम एक रणनीति, एक चुनाव रण में आ चुके हैं, जहां पर आकर अब जनता मतदान करेगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएगी। हम पूरी तरह से आश्वस्त है, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि जो अन्य राज्य हैं, वो अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इंडिया अलायंस जिस तरीके से जो बना, उसके बाद हमने जिस तरीके से परिवर्तन देखा, केंद्र सरकार की हड़बड़ाहट देखी, मोदी जी की हड़बड़ाहट देखी, तो उससे बिल्कुल हम आश्वस्त है कांग्रेस पार्टी के इस बार एक परिवर्तन आने वाला है। राजस्थान में राज नहीं रिवाज बदलने वाला है और एक त्योहार की तरह आज से लगने लगा है हमें। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगा भरत आपके पास में। राजेंद्र मोदी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोदी साहब, अगर बात करें इन राज्यों की तो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कोशिश कर रही है कि अपना खाता खोल सके। लेकिन गठबंधन के बाद आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी यहां कांग्रेस के साथ में किसी भी तरह का कोई, ये कहूं कि आमना सामना या फिर कोई कंप्रोमाइज की स्थिति बनेगी? यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज की स्थिति के बारे में तो अभी बता नहीं सकते, भविष्य के गर्भ में है। हमारे केंद्रीय नेता जैसा ठीक समझेंगे वैसा ही कर पाएंगे। आज इस विषय में मैं कोई डिसीजन या कोई वक्तव्य देने की पोजीशन में नहीं हूं। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी इन 3 राज्यों में तो कम से कम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने प्रत्याशी उतारने की पोजीशन में है। अपना संगठन बना हुआ है, ग्रामीण स्तर तक, बूथ स्तर पर हम लोग पहुंचे हुए हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 महीने का समय भी मिला है चुनाव वोटिंग के लिए, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पूरे दिलो जान से चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। जी चलिए, आम आदमी पार्टी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बाद में स्थितियां क्या बनेंगी, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, इस अलायंस के एक तरह से यूं कहूं कि एक परीक्षा की घड़ी भी होगी कि किस तरह से, किस मोड़ पे कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए, विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ में है। कुलवाल साहब, क्या लगता है आपको कि बीएसपी का हाथी दौड़ेगा यहाँ पे? देखिए योगेंद्र जी, राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ भी कोलिशन नहीं करेगी। हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे और बहन मायावती जी ने पहले भी कह दिया कि हमारे किसी भी के साथ गठबंधन नहीं है और न राजस्थान में कोई गठबंधन होगा न मध्य प्रदेश में गठबंधन होगा। हमारी पार्टी 2 जगह पूर्ण रूप से चुनाव लड़ रही है और कुछ सीटों पर छत्तीसगढ़ में भी लड़ेगी चुनाव। और राजस्थान में आपको पूर्व में पता है कि हमारे विधायक आए थे और कांग्रेस पार्टी ने, पूंजीपति पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इन्होंने हमारे उम्मीदवारों को पैसे के बल पे खरीदा, उनको सत्ता का लालच दिया, उनको भ्रष्टाचार में शामिल किया।
इस प्रकार की कार्रवाई जब जब भी इस देश में हम गरीब पार्टी पे आक्रमण करते हैं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों मिलकर हम गरीबों को लूटती है। मगर हम गरीब इतने मजबूत हैं और हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की नीति के आधार पर चलते हैं। बिकने से कुछ नहीं होगा, खरीदने से कुछ नहीं होगा, मगर जो निष्ठा जो हम लोगों में पैदा की गई है वो बहन मायावती ने ऐसी निष्ठा पैदा की है कि जाने वाले चल जाएंगे मगर संगठन वहीं खड़ा मिलेगा। जी, तो क्या लगता है आपको कि राजस्थान में पिछली जो 2 बार की घटनाएं हुई हैं अशोक गहलोत साहब के दूसरे और तीसरे कार्यकाल के दरमियान, इन घटनाओं से बीएसपी कुछ सबक लेगी? कैंडिडेट उतारने के लिए कैंडिडेट का जो चयन किया जाएगा उसको लेकर के किसी तरह की सावधानी बरतनी होगी बीएसपी को? देखिए योगेंद्र जी, सावधानी तो हमने पूर्व में बरती थी और आगे भी बरतेंगे, मगर जब क्या होता है कि जब इन विधायकों को आज का युग ऐसा आ गया कि 5 साल का इंतजार करना कोई व्यक्ति नहीं चाहता है। इस प्रकार से जब ये जिन सरकारों के पास बहुमत नहीं आते हैं उनकी नजर हमेशा राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के पर होती है। मगर बहुजन समाज पार्टी अपने आप में इतना संगठन हमारे इतना मजबूत है कि संगठन के आगे सब पार्टियां हमारे संगठन के आगे हिलती है। देखिए विधायक का जहां सवाल है, अब बहुत हम सतर्कता कर रहे हैं और लगातार हम इस काम में लगेंगे, ऐसे उम्मीदवार को लाए जो टिकाऊ हो बिकाऊ नहीं हो। ये हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने उन्हें हमें संगठन को आदेश दिया है और लगातार हम इस चीज को देख रहे हैं कि ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं आए जो फिर बिक जाए। बराबर, यहां तारीख का जो ऐलान किया गया है 23 नवंबर, इससे किसी तरह का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा कि यहां पे भी कोई संशय का दायरा आप लोगों को नजर आ रहा है कि कमीशन ने कोई प्रेशर में डेट्स अनाउंस किए हैं? क्यों कई बार ये इस तरह के सवाल आते हैं, अब तो कहीं किस तरह का कोई संदेह नहीं है? नहीं योगेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है ये एक बड़ा संयोग कहा जा सकता है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है उनका जन्मदिन 3 मई को आता है। वो 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे, वो 3 बार पीसीसी के अध्यक्ष रहे, वो 3 बार केंद्रीय महासचिव रहे और जो नतीजा आएगा वो भी 3 दिसंबर को ही आएगा। तो शायद लगता है कि ये 3 का आंकड़ा कुछ बढ़िया ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार के लिए आने वाला है। और देखिए सरकार ने पिछले 5 साल में बहुत बेहतरीन काम किए हैं जिसे हमने हर तरीके से जनता के बीच में पहुंचाया है। आपके चैनल के माध्यम से हर एक योजनाओं का भी हमने जिक्र किया। साथ ही साथ हमारा जो संगठन है वो संगठन भी खड़ा हो चुका है। हमारी ब्लॉक कार्यकारिणियां, बूथ कार्यकारिणी, सेक्टर वार्डन, मंडल अध्यक्ष, बूथ की कार्यकारिणी सब तैयार है और हमें तो इंतजार था कि कब चुनावी बुगल बजेगा और किस तरीके से इन चीजों तो कोई जल्दबाजी का नहीं लग रहा आपको कि 23 नवंबर जल्दी है या डिले है? कांग्रेस की तैयारी पहले से थी, मानसिक रूप से था, एक्सपेक्टेड था, क्योंकि गए साल भी शायद दिसंबर में 2-3 तारीख को चुनाव हुए थे, 18 दिसंबर को उसका रिजल्ट आया था। तो इतना टेंटेटिव डेट पता थी कि नवंबर या दिसंबर के आसपास ही चुनाव होने वाले हैं। और उसी तरह आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातिगत जनगणना के आधार पर भी बात करी। जो 3 जिले बनाए उन 3 जिलों का जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन भी उसी दिन उन्होंने जारी करवा दिया। तो इस तरीके से पहले से हम प्री प्लान थे। हमें पता था कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर, जब यहाँ से चुनाव आयोग सर्वे करके गया था और मध्य प्रदेश में था, फिर पता था कि 8-9 तारीख के आसपास इस तरह से आचार संहिता लागू हो सकती है। इसीलिए जितनी भी जो योजनाएं थी, जितने जो नियम बनाने थे, घोषणाएं करनी थी, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। साथ ही साथ उसको सरकारी अमली जामा पहनाने का जो काम था वो भी किया है। लेकिन मैं फिर आपसे योगेंद्र जी यही कहूंगा कि अभी जो स्थिति है वो स्थिति कांग्रेस की बहुत मजबूत है। कांग्रेस पार्टी से लोग खुश हैं और इस बार फिर हम वही बात कहने जा रहे हैं कि कांग्रेस फिर से आ रही है राजस्थान में। जो एक लोगों के बीच में कांग्रेस के प्रति रुझान दिख रहा है, वो रुझान भी मैं बिल्कुल आपको बता सकता हूं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। छत्तीसगढ़ में हमारी वर्तमान में अभी सरकार है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने काम किया है, तो वो सारी चीजें देखते हुए बन रही है। और निश्चित तौर पर आने वाले अब 2 महीने के अंदर हमें परिणाम 5 राज्यों के एक साथ देखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूं योगेंद्र जी, ये 2024 की लड़ाई शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी बौखला जाएंगे जब इन 5 राज्यों का चुनाव एक साथ देखने को 3 दिसंबर को हमें। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि राजेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए ये हमारे स्तर की बात नहीं, ये तो पार्टी में ऊपर से तय होगा कि क्या करना है। इंडिया गठबंधन को लेकर के कहीं पहल की जाएगी यहाँ पे? देखिए विचारधारा एक है, विचारधारा है लोकतंत्र को बचाने की। आप ये देखिए, आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने ये बयान दिया कि ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर की जा रही है, बिना किसी आधार के उनकी गिरफ्तारियां कर ली जाती है। जिस तरह से देश के अंदर जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी आई थी, चाहे वो महंगाई की मार रही हो, चाहे वो काला धन लाने की बात रही हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की रही हो, और अभी चुनाव आयोग ने जिस तरीके से एक चीज को जोड़ा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति का विज्ञापन आपको 3 बार देना पड़ेगा और पार्टी को बताना पड़ेगा
कि आखिर क्यों उन्हें बार बार ये टिकट दे रहे हैं, जिसमें हमने देखा ब्रजभूषण जी का नाम ले लीजिए, न जाने कितने ऐसे भ्रष्टाचारी और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाकर अपने आप को बिल्कुल साफ महसूस करते हैं। नहीं, लेकिन ये तो सभी राजनीतिक दलों के लिए लागू होगा कि आपका जिस तरह का कैरेक्टर, यानी कि अगर आपकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, आपके केस किसी भी तरह का कोई दर्ज है, तो आपको उसका एक इश्तिहार के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में आपको इश्तिहार के जरिए देना होगा। बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है चुनाव आयोग का, जिससे कि जनता को भी पता चलेगा कि वो जिन्हें वोट देने जा रहे हैं वो किस आपराधिक प्रवृत्ति से संबंध रखते हैं। लेकिन बात यही करूंगा कि इंडिया अलायंस की भी जो विचारधारा रही, चाहे वो ओबीसी को आरक्षण देने की बात रही हो, चाहे वो महिला आरक्षण में बात रही हो, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात रही हो, आप देखिए इंडिया अलायंस का नाम आते ही इन्हें नामकरण सूझने लगता है। देश का नाम पिछले 70 साल में बदलने की बात कभी नहीं आई, 9 साल में बदलने की बात नहीं आई, लेकिन जैसे ही इंडिया अलायंस का नाम बनता है इनको भारत देश का नाम बदलने की बात आ जाती है। तो योगेंद्र जी, ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव 5 राज्यों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है। ये चुनाव सिर्फ विधानसभाओं के लिए नहीं है, ये चुनाव लोकसभा 2024 के लिए भी मुझे लगता है कि यहाँ से एक पृष्ठभूमि तय होगी, यहाँ से एक रोड मैप तय होगा कि लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी क्या जनाधार हासिल कर पाएगी या नहीं। क्योंकि 2018 से 2023 तक का अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो जहां बीजेपी 21 राज्यों में अपना शासन चलाती थी, वही आज 15 राज्यों में सिमट कर रह गई है। जहां उनकी आबादी 71% लोगों के ऊपर हुआ करती थी, वही आबादी आज 47% पर रह गई है। तो मुझे लगता है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना देखने को मिलेगा। आज आप देखिए लद्दाख का जो नगर पालिका का चुनाव आया, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली है, जिसे केंद्र शासित राज्य भारतीय जनता पार्टी बना रही थी और उसे दिल्ली के अधीन रखना चाह रही थी। लेकिन हुआ क्या, वहां भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करने को मिला। तो निश्चित तौर पर ये 5 राज्यों के चुनाव बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। चलिए, बात लोकसभा चुनाव की भी जब कर दी गई है भरत मेघवाल जी के माध्यम से, तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि जो 5 राज्य जिनमें विधानसभा चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। 83 यानी कि 83 लोकसभा सीट भी इन राज्यों में है। एक बड़ा आधार रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहले भी अगर हम देखें तो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के मतदान अलग अलग रहे। राजस्थान में सरकार बना दी 0.5% मतदान ज्यादा लेकर के कांग्रेस ने, लेकिन 25 सीट अलायंस के साथ में, एक नागौर की सीट अलायंस में आरएलपी के साथ में, और 24 सीट भाजपा की झोली में जनता ने डाल दी। क्या कुछ इस तरह का पैटर्न रहेगा, या फिर इन राज्यों के विधानसभा चुनाव केवल राज्यों तक ही सीमित रखे जाने चाहिए? लोकसभा का चुनाव जब 2024 में होगा तो तब जनता का नजरिया कुछ अलग होगा। यह भी एक भविष्य के घर में एक सवाल छिपा हुआ है। तो चलिए मोदी साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आधार क्या है 5 राज्यों में जिनमें आपका विधानसभा चुनाव लड़ने का मानस पार्टी ने बनाया है, वहां अभी तक आपका कोई खाता नहीं खुला है। संगठन कितना मजबूत है यह भी मैं नहीं कह पाऊंगा। तो आधार क्या रहेगा कि आम आदमी पार्टी वहां प्रेशर डाल सकती है या मतदाता को अपनी ओर कर सकती है? देखिए सर, पहले क्या है कि पब्लिक के पास कोई विकल्प नहीं था, तो उस विकल्प ना होने की वजह से एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का खाता खुल जाता था राजस्थान में। और अभी क्या है कि पब्लिक के पास विकल्प है आम आदमी पार्टी के रूप में, और एक बड़ी पार्टी है, केंद्रीय पार्टी हो गई है। और आज वो आम आदमी पार्टी अपने आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में और पंजाब में जिस तरह से इन्होंने काम करके दिखाया है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उससे लोगों में इसका प्रभुत्व बहुत ज्यादा है। और लोग उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त और ये पार्टी, आम आदमी पार्टी राजस्थान में अब की बार आएगी और सरकार बनाएगी और हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगी, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम करेगी, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छे काम करेगी। ये लोगों का मानस है और हम लोगों ने इसको इस तरह से ही बनाया है। इसलिए लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा कि आपके इंडिया अलायंस से ही जुड़ी हुई पार्टी की इस वक्त सरकार है यहाँ पे, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि इससे बेहतर कभी कोई काम नहीं हुआ और इस काम के बदले रिवाज बदलेगा। जैसे कि अभी भरत मेघवाल ने आपके सामने कहा कि अब रिवाज वो नहीं रहेगा कि एक बार वो अब की बार रिवाज बदलेगा। तो रिवाज बदलने में आप लोग सहयोग करेंगे या फिर आप अपने एजेंडे पर चलेंगे? मैं तो वही कह रहा हूँ कि रिवाज बदलेगा। एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस नहीं, अब की बार आम आदमी पार्टी आएगी तो रिवाज अपने आप ही जी, पूरी तरह से सरकार बनाने की बात कर रही है आम आदमी पार्टी। यस सर,
पूरी तरह से सरकार बनाएंगे। और तो इस मैजिक नंबर का आधार क्या रहेगा आपका? आधार सब लास्ट में गठजोड़ होगा। आप देख लीजिए, अब आज इस सत्ता की चाबी आपके पास में रहने वाली है या फिर या क्लियर मेजोरिटी की बात कर रहे हैं? हम लोग अपर एंड रहेंगे जी, इसमें कोई दो राय नहीं, अपर एंड रहेंगे। हमारे मर्जी के बिना सरकार बन नहीं सकती, ये हमारा मानना। चलिए, आप ये बात हमारा कर रहे हैं, मानना है। बीएसपी का भी रुख जान लेते हैं हम। कुलवाल साहब, तारीखों का ऐलान हो चुका है। निश्चित रूप से कोई नई बात नहीं है कि तारीखों का ऐलान होना है। हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहा है और मानसिक रूप से तैयार भी है कि किसी भी वक्त कभी भी इलेक्शन का ऐलान हो सकता है और उसके लिए हम तैयार हैं। तो बीएसपी की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्ता की चाबी तो आम आदमी पार्टी के पास ही रहेगी। आप लोगों के पास भी कोई चाबी रहने वाली है? देखिए योगेंद्र जी, मतदाता मतदान करेगा और मतदान के बाद इसका फैसला होगा। चाबी किसके पास होगी, किसके पास नहीं होगी, ये तो इन दोनों पार्टियों को खासतौर पता होगा। चौथी अभी तीसरी पार्टी है नहीं यहाँ पर, इनको तो पता है कि 150 तो ये जीतेंगे, 150 ये जीतेंगे, 300 राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें, 150 जीतने वाले बैठे हैं। हम लोगों को तो पता नहीं क्या होने वाला है। ये जो भ्रम फैलाते हैं ना, हम इस भ्रम को दूर करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि हम कहते नहीं, करके दिखाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राजस्थान में तीसरी शक्ति के रूप में उभर के सामने आएगी। हम ये नहीं बोले कि हम पूर्ण बहुमत के सरकार बनाएंगे। झूठे वादे, झूठे नारे ये हम लोग नहीं देते। हम लोग तो जो जीत के आएगा उसके बाद गिनती शुरू होगी और उसी के बाद ये परिणाम आएंगे। अभी तो कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी तो कहती है जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आएंगे उससे पहले ये हर पार्टी कहती है हम चुनाव जीतेंगे, मगर हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग सच बोल रहे हैं। जितने हमारे एमएलए जीत के आएंगे उसके बाद हमारी पार्टी फैसला करेगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से होता भी यही दावा लगातार किया जाता है राजनीतिक दल की ओर से कि पार्टी तय करेगी, पार्टी के विधायक तय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। लेकिन जब पार्टियों को सहजता के साथ यह लगता है कि हमारे पास तो चेहरा है तो दाव उस पर खेल भी जाते हैं। लेकिन जब लगता है कि चेहरे के नाम पर नुकसान हो सकता है तो फिर यह कहा जाता है कि हमारे यहां परंपरा नहीं रही है। हमारे यहां पर विधायक दल की बैठक होती है और बैठक में ही नेता तय होता है। लेकिन ये सब जानते हैं कि राजनीतिक दल अपने हिसाब से ये नियम कायदे बना डालते हैं। अगर चेहरा है तो बिल्कुल बाजी उसी के नाम पर होगी और चेहरा नहीं है तो बात विधायक दल की आ जाती है। ये कोई नई बात नहीं है और कोई संवैधानिक बाध्यता भी नहीं है इस तरह के बयान के लिए, इसलिए कुछ भी कहा जा सकता है। खैर, लेकिन सभी राजनीतिक दलों की तैयारी पहले से थी। टिकटों की बात राजनीतिक दलों के लिए एक सबसे बड़ा ये कहूं कि एक राहत की बात श्राद्ध पक्ष है। इसके आड़ में यह बात जरूर कही जा रही है कि श्राद्ध के बाद में नवरात्रों में हम डिक्लेयर करेंगे टिकट। राजस्थान में इसी महीने यानी कि 30 तारीख को अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का काम शुरू होगा और यह सिलसिला 6 तारीख तक चलेगा, यानी कि 6 नवंबर तक चलेगा। तो ये तारीखों के साथ ही ये भी पूरा एक जो कार्यक्रम होता है इलेक्शन का, केवल वोटिंग और काउंटिंग ही नहीं होती है, उसके अलावा भी अधिसूचना जारी होती है। उसमें आपके नामांकन का काम होता है, नामांकन के बाद में स्क्रूटनी होती है, फिर आपके नामांकन वापस लेने का समय होता है और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट जारी की जाती है जिसके जरिए कहा जा सकता है कि तय प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। स्वागत है, आप देख रहे हैं बज गया बिगुल, रणभेरी बज चुकी है और इसी के साथ ही तारीखों का ऐलान हो चुका है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का। 7 नवंबर से शुरू होगा ये सिलसिला और 30 नवंबर तक चलेगा। राजस्थान की अगर बात करें तो 23 नवंबर को मतदान होगा। आखिरी जो लिस्ट तैयार होगी प्रत्याशियों की वो 9 नवंबर को तस्वीर सामने आ जाएगी कि प्रत्याशी अब कौन होंगे। लेकिन इसे भी श्राद्ध पक्ष के चलते चलते राजनीतिक दल अपनी तैयारी जरूर कर लेंगे। अभी ये एक आड़ ली जा रही है कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है लिहाजा टिकट जारी नहीं कर सकते। खैर, डेट के साथ ही एक बड़ी बात यह हो रहा है कि उन लोगों का मजाक किरकिरा हो सकता है जो ब्याह शादियों में जाने के शौकीन हैं, क्योंकि 23 नवंबर याद रखिएगा ऐतिहासिक दिन बनने वाला है और उसी दिन इधर रणभेरी के
डेट के अनाउंस हो रहा है, उसी तरह से 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी भी है। बताया जाता है कि इस दिन बड़ी संख्या में सावे होते हैं और इनका जरूर प्रभाव पड़ सकता है। खैर, लेकिन वोटिंग के लिए हम बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं जिसमें दुल्हन या दूल्हा निकासी बाद में निकालता है, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग पहले करता है। तो उस दृष्टि से देखें तो एक रोचकता जरूर पैदा इस दिन होगी। तो चले, मैं एक सवाल मेरा यह भी होगा, राजनीतिक दलों के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, एकादशी 23 नवंबर और वो भी देव उठनी एकादशी, जिसका बड़ा महत्व माना जाता है, अब उस सावा होता है, इसका कोई असर पड़ेगा मतदान पर? देखिए योगेंद्र जी, जो चुनाव आयोग जो मीटिंग करता है उसके बाद जो डेट का फैसला करता है, अब उसके बारे में तो हमें कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि अब डेट तो फाइनल हो गई है, हो चुकी है, वो तो हम कुछ कर नहीं सकते जी। मगर इतना बड़ा सारा राजस्थान में यह होता है कि इसका वोटों पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा जी, चाहे वोट कुछ कम पड़े या कुछ करे, कुछ भी हो। मगर ये जो भी अब स्थिति होगी उसका मुकाबला किया जाएगा और हम लोग इस चुनाव के अंदर पूर्ण रूप से सशक्त हैं जी। और अब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता एकदम तैयार रहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो कुछ भी स्थिति हो, चाहे कुछ भी स्थिति नहीं हो। अब डेट तो चेंज होगी नहीं, कोई मांग करने का फायदा होगा नहीं, तब तो जो भी स्थिति है 23 तारीख को ही जो हमें यह कार्यकर्ताओं की थोड़ी मेहनत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सारी कवायद होती है वो मतदान के दिन के लिए होती है, यानी कि राजनीतिक दलों की परीक्षा की घड़ी होती है, वो उस दिन कुछ ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मसलन मतदाता को घर से निकाल करके लाना, अगर ब्याह शादी किसी घर में है तो उसको थोड़ा जल्दी से वोटिंग करवा देना, इस तरह की कुछ कवायद करनी पड़ेगी राजनीतिक दलों को। देखो सर, कार्यकर्ता तो सभी पार्टी के बेचारे बहुत मेहनत करते हैं जी, और वो कोशिश करते हैं कि मतदाता उनके मत का प्रयोग करे जी। हमारे जो चुनाव आयोग वो भी फैसला करते हैं भाई अधिक से अधिक लोग अपना मतदान करें, हम लोग भी प्रयास करते हैं भाई मतदाता मत का प्रयोग करें। इस प्रकार की ऐसी स्थिति, अब जो भी स्थिति होगी वो स्थिति का सामना किया जाएगा। मगर राजस्थान का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा, ये पूरे हिंदुस्तान देखेगा कि राजस्थान में क्या हो रहा है। चले, बिल्कुल निश्चित रूप से 16 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दरमियान। भरत, आप सत्ता में हैं, दोहरी चुनौती आपके सामने है, सत्ता काबिज रखना और एक भरोसा पैदा करना। अगर आपके पास में सरकार बनी रहती तो वाकई कांग्रेस का जो स्लोगन है कि रिवाज बदलेगा वो कायम रहेगा। अगर सरकार चली जाती है तो फिर मुझे लगता है कि एक बार आप, एक बार हम, एक बार आप, हम 1993 से जो सिलसिला चला आ रहा है उसको कंटिन्यू रहेगा। 23 नवंबर देव उठनी एकादशी, आप लोगों को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी इसमें? निश्चित तौर पर देखिए गोविंदर जी, देवउठनी 11 का जो सावा होता है वो पूरे भारत देश में एक अभूत सावा माना जाता है, जिस दिन शादियां बहुतायत में होती है। और जब इस तरह से शादियां होती है तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में या एक जिले से दूसरे जिले में भी बारातें वगैरह जाने का सिलसिला रहता है। तो हो सकता है कि उससे वोटर्स की संख्या में कमी आ सके, क्योंकि जिनकी शादियां होंगी वो शायद जब दूसरे जिले में जाएंगे तो वहां से वोटिंग करने का जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको इसका फर्क जरूर मिलेगा। लेकिन राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है चुनौती को सहना जानती है। राजस्थान में पिछले 5 साल में हमने हर एक वर्ग को साधने का काम किया, हर एक वर्ग के लिए हमने काम किया। महिलाओं को हमने गैस सिलेंडर दिया, महिलाओं के लिए हमने जनाधार में जितनी योजनाएं थी उन योजनाओं को लेकर आए, किसानों पे हमने काम किया, युवाओं पे काम किया, ओपीएस स्कीम लाके हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए काम किया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9, 18, 27 के जो प्रमोशन का था उस प्रमोशन को उन्होंने किया। हमने प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में नए जिले बनाए। तो 5 साल में कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए उन वादों का काम किया। अब बात आती है कि जनता द्वारा मत का उपयोग करके जो मोहर दबाई जाएगी वो मोहर किस पे दबाई जाएगी? क्या वो योजनाओं पे दबाई जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए जुमलों पे दबाई जाएगी? लेकिन हम पूर्ण तरह से आश्वस्त है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो हमने परिणाम देखा, चाहे वो परिणाम उपचुनाव के रहे हो, चाहे वो परिणाम राज्यसभा सांसदों के रहे हो, चाहे वो परिणाम सांसद महोदय द्वारा
जब वो अपनी जिलों में गए और जिलों में जाकर जो उनको विरोध झेलना पड़ा जनता का, तो उन सब से हम आश्वस्त है कि इस बार राज नहीं, इस बार रिवाज बदलेंगे, क्योंकि राजस्थान की जनता इन सब योजनाओं को चाहती है। और साथ ही साथ मिशन 2030 जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है, जिसे अभी विमोचन भी किया गया, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का सुझाव लिया गया कि राजस्थान को किस तरीके से अग्रणी राज्य बनाया जा सके, किस तरीके से हम आज अर्थव्यवस्था में आगे हैं, हमारा प्रोडक्शन आगे है, हम हर तरीके से आगे आज बढ़ते जा रहे हैं, स्टार्टअप यहाँ राजस्थान में खुलते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता इस बार कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ना किसी अधिकारियों द्वारा, ना किसी लोगों द्वारा, ना किसानों द्वारा। तो निश्चित तौर पर योगेंद्र जी, इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाला है। बहुत ही जिस तरह से कहा जा सकता है कि हर एक व्यक्ति टकटकी लगाए बैठा है, जनता भी टकटकी लगाए बैठी है कि इस बार पलड़ा किस और भारी होने वाला है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कांग्रेस के प्रति जनता समर्पित है। कांग्रेस के प्रति जनता वापस कांग्रेस की सरकार को लाना चाहती है, उन योजनाओं का लाभ लेना चाहती है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा था कि ठीक है, सत्ता किसी की होती है, नहीं होती। भरत, मैं लौटूंगा आपके पास में। इस वक्त मदन राठौड़ जी हमारे साथ में जुड़े हैं, भाजपा के दिग्गज नेता हैं। और क्योंकि आज पता चला है कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोई एक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस वक्त पहले से शेड्यूल किया हुआ था एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का। उसमें इस वक्त सारे जो बीजेपी के पैनलिस्ट हैं वो उसमें जुड़े हुए हैं। कहा गया है कि शॉर्ट नोटिस पे वो लोग नहीं आ सकते हैं, इस वजह से बीजेपी से कोई नहीं आया है। और मदन राठौड़ जी इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं पाली से इस वक्त, और मदन राठौड़ जी का रिएक्शन लेना चाहेंगे, क्योंकि पार्टी के एक दिग्गज नेता हैं और पार्टी कितनी तैयार है इस डेट के साथ में। और 5 राज्यों के चुनाव का जो ऐलान हो चुका है, यानी कि बिगुल जो बच चुका है, उसको लेकर के क्या रिएक्शन है? मदन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मदन राठौड़ साहब, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, मदन राठौड़ जी हमारे साथ में मदन जी, आप जुड़ पा रहे हैं? तो चलिए, हाँ, आप कंटिन्यू करिए भरत। मदन राठौड़ जी जैसे हमारे साथ में जुड़ते हैं, हम उनका वक्तव्य लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, मैं अपनी बात को शुरू करूं। मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि इस बार राजस्थान की जो जनता है, वो जनता भी यही चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं प्रदेश के लोगों के लिए चलाई गई है वो कंटिन्यू रहे। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने निवेदन भी किया था, क्योंकि राजनीति में सत्ता कभी किसी और के हाथ होती है, कभी किसी और के हाथ, लेकिन जो योजनाएं जनता को लाभान्वित करती है, उन योजनाओं का निरंतर चले रहना बहुत जरूरी है। और जब ऐसी योजनाएं चलती है तो इस प्रदेश का भी सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को भी उन्होंने यही निवेदन किया था कि जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को निरंतर रूप से चलाया जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गारंटी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम जहां होता है वहां गारंटी होती है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो यहाँ नहीं है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की भी गारंटी दी थी, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की भी गारंटी दी थी, उन्होंने स्विस बैंक से एक सारा पैसा वापस लाने की गारंटी दी थी कि हम कानून बनाएंगे और कानून बना के पूरा पैसा वापस लाया जाएगा, महंगाई को कम करने की गारंटी दी थी, लेकिन एक भी गारंटी उनकी पूरी नहीं हो पाई। महंगाई राहत कैंप में जो हमने 10 चलिए, मैं मुद्दों पर जिस दिन चर्चा करूंगा मैं जरूर लौटूंगा आपके पास में, और उस दिन हम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज केवल हम ये देखना चाह रहे हैं कि राजनीतिक दल अपने लिहाज से कितने तैयार हैं तारीखों के अनाउंसमेंट के साथ ही। मोदी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे सवाल से पहले? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये देवउठनी 11 का यदि ध्यान रखा जाता और ये चुनाव राजस्थान में 23/11 के बजाय 26/11 संडे को रखा जाता तो कम से कम 3% वोट अधिक पड़ते। ये मेरा अपना मानना है। जी। कोई इससे सहमत हो या ना वो एक अलग बात है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। बाकी फिर भी 1.5 महीने का समय कम नहीं होता। सभी पार्टियों को 1.5 महीने का समय मिला है। और आम आदमी पार्टी की जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि 2013 में भी अशोक गहलोत साहब ने ये वादे किए थे। लास्ट में
और अभी भी 2023 में भी लास्ट में, जब लास्ट के जो 4 महीने 5 महीने उसमें इतना काम करना और इतना काम दिखाना, ये सब काम किया। बाकी 4.5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी विपक्ष की कोई भूमिका निभाई नहीं, वो अपने विपक्ष का भूमिका निभाने में नाकामयाब रहे। उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, ना कोई एजिटेशन किया, ना जनता के लिए हित में कोई काम किया, बस वो खाली अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इसका दोनों पार्टियों को, भाजपा और कांग्रेस, दोनों पार्टियों को नुकसान होगा और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। तो चले, अपने अपने दावे हैं और अपने अपनी बात है, उसका आधार राजनीतिक दलों को अपने अपनी लिहाज से लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं उसका प्लेटफॉर्म या कहूं कि बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है और उसी के लिहाज से हम ये बात कह पा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को क्या लगता है आपको कि डेट अगर अनाउंस 3 दिन बाद के लिए कर देते तो आपको लगता है कि 3% ज्यादा, लेकिन अभी आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इसके लिए? नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उस दिन देव उठने 11 को लोग बाग ब्याह शादियों में इधर से उधर जाना होगा लोगों का। मान लीजिए कोई आदमी एक स्टेशन पर है, वो शादी में दूसरे स्टेशन पर उसको जाना पड़ेगा, तो वो वोटिंग करेगा कैसे? ऐसी परिस्थिति में मेरा मानना है कि कम से कम 3% वोटिंग ज्यादा होती यदि संडे को ये चुनाव होता तो। बाकी इससे कोई अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस दिन काउंटिंग है उस दिन भी कोई बड़ा सावा बताया जा रहा है कि उस दिन भी सावा है। खैर, लेकिन वो तो जब गुलाल उड़ेगी तो मुझे लगता है कि उसका एक अपना एक अलग ही मजा और एक रंग होगा। वो सबको इंतजार रहेगा कि अगले 5 साल किन हाथों में जाने वाले हैं। वो बहुत बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो हम सिर्फ डेट अनाउंसमेंट और डेट के साथ में जो तैयारी राजनीतिक दलों की है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। कुलवाल साहब, लिस्ट की अगर हम बात करें तो बीजेपी कांग्रेस का तो कहना है श्राद्ध पक्ष चल रहा है, उसके बाद में हम लिस्ट आउट करेंगे। बीएसपी किस्तों में लिस्ट आउट करेगी या फिर एक प्रत्याशी, कुछ प्रत्याशी आप लोग तय कर चुके हैं? ये लिस्ट का काम कब तक निपट जाएगा? योगेंद्र जी, लिस्ट का काम तो 30 तारीख तक निपट जाएगा, क्योंकि उसके बाद फार्म भरने हैं, फिर उम्मीदवार को सब कुछ काम करने हैं। तो इसलिए पहले सब लोग इनको तैयारी करके, इनको सब लोगों को हमारी कोशिश रहेगी कि 30 तारीख से पहले हम राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे। सवाल है कि मेघवाल जी ने भी ये बात बोली, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि गहलोत ने अपने पंचवर्षीय योजना में ये कहा लिखा होता है दल बदल के दूसरी पार्टी के लोगों को हमारी पार्टी में शामिल करेंगे। ये इन्होंने नहीं बताई, ये इन्होंने विशेषता से बता दी गहलोत साहब की। ये भी तो बताए ना कि हमारे एक गुपचुप एक एजेंडा है, उसमें लिखा हुआ है कि हम दूसरे पार्टी के लोगों को चाहे जब तोड़ लेंगे अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ की राजनीति छोड़ दो, देश की राजनीति करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों ने हमेशा हमारे उम्मीदवार तोड़े, तुम किस मुंह से बोल रहे हो बात कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होता है, हमारी ये आप पे क्या चीज नहीं होती है? सर्व संपन्न गुण है कांग्रेस के अंदर, तो आप किस प्रकार की बातें बोल रहे हो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया? क्या कर दिया आपने चुनाव के 6 महीने पहले जो काम किया है, आज गहलोत साहब ने राजस्थान का कितना पैसा विज्ञापन में खर्च किया, ये बता सकते हो क्या आप सिर्फ हमको गुमराह करना चाहते हो? हम गुमराह होने नहीं है, हम गरीब जरूर है मगर मन से मजबूत है। जी भरत, एक बड़ा आरोप लगाया है और आरोप ही नहीं लगाया, अपनी पीड़ा भी जाहिर की है विष्णु कुलवाल साहब ने बीएसपी की। देखिए, बीएसपी की व्यक्तिगत पीड़ा हो सकती है योगेंद्र जी, लेकिन ये राजस्थान प्रदेश है और ये प्रदेश में अगर हम अतीत में जाएं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव कहा कि जब भैरव सिंह शेखावत जी अपना इलाज कराने अमेरिका गए थे तब उनके पीछे से भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्ता परिवर्तन करने का काम किया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव उस चीज को नकारा। बिल्कुल, आपके जो विधायक थे वो विधायक कांग्रेस की विचारधारा से समर्पित होकर गठबंधन करने के बाद वो कांग्रेस में सम्मिलित होने का उन्होंने फैसला किया। क्यों आप बार बार ऐसे लोगों को फिर आप टिकट दे देते हैं? क्योंकि आपकी खुद की ये लालसा होती है। यहाँ पर बीएसपी का कोई जनाधार है नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्ति विशेष अपने ग्राउंड पर अपनी कोई योग्यता रखता है या अपना कोई वर्चस्व रखता है वो सिर्फ एक टिकट लेने के बीएसपी के पास जाता है, टिकट लेने के बाद वो दूसरी पार्टियों में सम्मिलित हो जाता है। मुझे कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास क्या है? आपके पास आपका जमीन ही है, आपकी जमीन है कहां पर? आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हो, आप खुद को नहीं देख रहे हो। पार्टी को पढ़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल है तुम्हारे जज्बात का, आपकी ईमानदारी का, आप भ्रष्टाचार, आप लोग क्या बातें करते हो? आप लोग किस बातें करते हो? कांग्रेस ने आपको भैरव सिंह शेखावत से क्या लेने देने? अपनी बात करो ना। आपने 2 बार हमने तोड़ी नहीं, 2 बार आप पहले जनता को बताओ हमने तोड़े, तुम्हारी विचारधारा नहीं क्या? तो फिर आपकी विचारधारा से चुनाव लड़ते हो, फिर हमारी विचारधारा
चाहिए। सच बोलो। तो आप कर रहे हो, आप कर रहे हो। तो आप कर रहे हो। अब आप अपने लालदारी दिखा रहे हैं, अब राजेंद्र आपको लालदारी दिखा रहे हैं, तो आप लाल से डर क्यों रहे हो? कहाँ है? आप डर क्यों रहे हो लाल से? DCBI आप जाइए। अरे कौन जाएगा? पास कोई हम नहीं जा रहे, बसपा नहीं जाएगी, बसपा जाएगी, तो तुम्हारे लिए आदमी जा रहे हैं, हमसे क्या बोल रहे हैं? लाल डायरी का नाम ले सकते हो आप सिर्फ। मैं खोल ले रहा हूँ, कुछ नहीं है उसमें। देश का प्रधानमंत्री ले, तो कोई डर आप लोग क्यों डर रहे हो? जांच कराइए ना, आप कोई डर नहीं है। आप तो जांच कराइए ना। तो आपने जांच जिसके कराइए ना। विधायक को तोड़ा, वो विधायक ही बोल रहे आपके खिलाफ। किसी को नहीं तोड़ा। और किसको तोड़ा? ये किसी को नहीं तोड़ा। हमने तो कांग्रेस अभी भी झूठ बोल रहे हो मंच पे, सार्वजनिक झूठ बोल रहे हो आप, हमने तोड़ा ही नहीं किसी को। आप जाइए, कोर्ट है ना, कोर्ट को जाए, कानून लगा, कोर्ट कह के जाए, हर चीज में कोर्ट जाएंगे क्या? क्यों नहीं लगाया? तो फिर आपको नहीं आते कोर्ट में, तो क्या सचिन पायलट के पीछे आप भी कोर्ट में चल जाते? कोर्ट में गए, तो कहाँ गए? पढ़ के कोर्ट में कहीं नहीं गए, माफी मांग लेते हो कोर्ट से, तो पढ़ के नहीं है। कोर्ट से माफी मांग लेते हो, विधानसभा माफी मांगते हो आप लोग, तो ये मत बोलो कि हम कोर्ट गए थे, आप कोर्ट जाइए। आदरणीय है। नहीं, कोर्ट गए मेरे थे। साहब मैं कोर्ट गए थे। आप हाँ कोर्ट गए थे। हाँ। आज भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है मामला, विधानसभा अध्यक्ष जी ने नोटिस दिए थे। आप लगाते दल बदल कानून, क्यों नहीं गए आप? लगाया है ना, लगाते ना। यही तुम चुनाव आयोग से बोल रहे तो हैं लगाते कि ना। चुनाव आयोग 2 महीने में जो आदमी दल बदलेगा उस आदमी की सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो करिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सुविधा को ले आती है, कल वो कहता मुझे चुनाव नहीं लड़ना, फिर वो चुनाव लड़ लेता है। ऐसे लोगों को तो जिंदगी में चुनाव लड़ने का काम होती है। बिल्कुल होना चाहिए। आप तो फिर आपको नहीं बोलते, बोलो आप करिए, आप बोलो, आप बोलिए। आप जब आके विचार ना मिलते ना हमसे, फिर आपको नहीं बोल रहे हो, आप भी बोलो। करने की, जनता को लाभान्वित करने की है। ये पैसे लेके लाभान्वित कर रहे हो क्या? आप गुमराह क्यों कर रहे हो यार? पार्टी सच बात बोल रहे हो। आप भारतीय जनता पार्टी का क्यों मुखौटा पहन मैं क्या बात, मेरा कोई लेन देन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है, न मेरे कांग्रेस से न मेरे आम पार्टी से। मैं तो जो कह रहा हूँ, आप हमारे एमएलए क्यों तोड़ते हो और आपको हमारे एमएलए क्यों मिलते हैं? जब दल बदल की बात करते हो आप, कभी तो आप अरे क्यों नहीं तोड़े? अभी तोड़ी नहीं क्या? अभी भी झूठ बोल रहे हो। हमने ना कभी किसी के एमएलए तोड़े। अच्छा, खुद आगे बात, खुद आगे बोलो। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर लोग अगर कांग्रेस की विचारधारा तो हैं, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने शहादत दी है। किसके वो पार्टी हमें क्या कर रहे हो? शहादत दी तो हमें क्या कर रहे हो? शहादत दी तो आप फालतू की बात क्यों कर रहे हो? शहादत कैसे आ गई बीच में? राजस्थान की बात करो, राजस्थान की बात करो, गुमराह मत करो, राजस्थान की बात करो। राजस्थान झूठ बोल रहे हो आप। जमींदार खत्म करी, किसानों को अपने जमीन दिया तुम्हारी साथ मिलकर महेश जोशी जमीन में कब्जे करवा रहा है। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? महेश जोशी मंडान में चले, महेश जोशी कब्जा करवा रहा है तुम्हारी योगेंद्र जी चुनाव की उपलब्ध हो गई, सच्चाई तो बता देंगे इनको, इनके कच्चे चरित्र बहाने हो। मुद्दे पर व्यक्तिगत डरते नहीं है, डरते नहीं है आप लोग, डरते होंगे, आप लोग डरते होंगे, हम नहीं डरने वाले, सच्चे पार्टी का कार्यकर्ता हम। अपन मुद्दे पर लौटते हैं, अपन मुद्दे पर लौटते हैं, मुद्दे पर। हाँ जी जी भरत। चुनाव आयोग द्वारा जो चीजें, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी हमने बात करी देवउठनी 11 की, मुझे एक विचार आया कि हो सकता है कि आने वाले समय में इस देश के अंदर या प्रदेश के अंदर इस तरह का भी एक सिस्टम लागू किया जाए कि कोई भी व्यक्ति, एक सेंट्रलाइज्ड डेटा बनाया जाए कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी वोट दे सकता हो, उससे वहां पर अप्रूव किया जा सके, ताकि जब इधर से उधर, क्योंकि अभी जो बैलेट पेपर होता है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन एक आम नागरिक का भी एक सेंट्रलाइज्ड डेटा बनाया जा सके, ताकि अगर इस तरह की कोई चीजें कभी होती है तो उसका चुनाव पर प्रभाव ना पड़े। और रही बात देखिए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने हर तरीके से, चाहे वो संगठनात्मक रूप में हो, चाहे वो प्रशासनिक रूप से हो, अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। और निश्चित तौर पर कुछ ही दिन में हमारी जो लिस्ट होगी वो लिस्ट भी आने वाली है, और पूरा संगठन तैयार है चुनाव के लिए, चुनाव बिगुल के लिए। हमें इसमें किसी तरह का कोई डर नहीं है, और हम अभी भी पूर्ण तरह से आश्वस्त है कि राजस्थान की जनता हमें अपना आशीर्वाद एक बार फिर से जरूर देगी। खैर चले, हर राजनीतिक दल को यही भरोसा लगता है कि मतदाता का रुख उनकी ओर होगा, उनका आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। लेकिन ये तो ईवीएम का जब पिटारा 3 दिसंबर को खुलेगा तभी पता लग पाएगा। तारीखों का ऐलान हुआ है, यानी कि रणबेरी का बिगुल बज चुका है, और हर राजनीतिक दल को अब कवायद भी उसी डेट्स के साथ में करनी होगी। मसलन टिकट का डिक्लेरेशन है, सबसे पहला जो काम होगा वो टिकट का ही होगा राजनीतिक दलों के लिए, और टिकट के बाद एक बड़ी कवायद होगी कि किसके प्रोग्राम्स कैसे बनवाए जाएं, खासकर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, या जिन राज्यों में जहां पे जिसका प्रभाव है उनका। अगर इन राज्यों की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी का प्रभाव सभी राज्यों में देखा जा सकता है। वहां पे
इनके नेताओं के प्रोग्राम होंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा 2018 के चुनाव पे अगर प्रकाश डालना चाहूं तो राजस्थान में 0.5% यानी कि लगभग 1.5 लाख मतों के साथ ही कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। बहुत लंबा अंतर नहीं है, लेकिन कांग्रेस को यह लगता है कि जब 8 बाई इलेक्शन हुए तो उसमें 6 में वो लोग जीते हैं, तो इस लिहाज से इनको लगता है कि हमारे पक्ष में जनता का माहौल कायम और उसमें इजाफा हुआ है। खैर, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सत्ता कांग्रेस के हाथ में मिली, लेकिन बीच में ही कोविड के दरमियान बीजेपी के एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। वहां पे कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया, वापस इलेक्शन हुए और मेजोरिटी के साथ में सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और टीआरएस कायम है। अभी तेलंगाना में टीआरएस कायम है, लेकिन वहां बीजेपी भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। लगातार दौरे नेताओं के हो रहे हैं। अब किसका क्या रुख रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। आम आदमी पार्टी का फिलहाल किसी भी राज्य में इनमें से कोई खाता नहीं खुला है, लेकिन इनको भरोसा है कि यहाँ पे हम नए तरह से नए अंदाज में लोगों के बीच पैठ बना सकते हैं। बीएसपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों जगह उनका हाथी अपने खाता खोल चुका है और राजस्थान में पिछले दिनों मर्ज हो गए बीएसपी के विधायक कांग्रेस में, इससे संख्या 108 तक पहुंची। तो चले इस हिसाब से अगर हम बात करें तो संख्या बल के आधार पर कांग्रेस इस वक्त मजबूत रही और ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से बीच बीच में आया आप लोगों ने सुना भी होगा। और वक्त आने पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक बार फिर इस पे आपको लड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं कि कोविड के दरमियान जब बात यह आएगी कि आपकी पार्टी ने किया क्या, सरकार ने क्या किया, तो ये बताया जाएगा कि सरकार गिराने की कवायद को हमने धत्ता दे करके और उससे जंग जीती। ये बड़ी एक उपलब्धि कांग्रेस बता रही है राजस्थान में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार ये बात कहते हैं। खैर चलिए, लेकिन अब ये तारीखों का ऐलान हो चुका है। हर राजनीतिक दल को लगता है कि हम मजबूत हैं, हमारी कवायद मजबूत है, हमारा पक्ष मजबूत है और हमारे कार्यकर्ताओं का धरातल बहुत मजबूत है। उसके आधार पे हमारी परफॉर्मेंस भी मजबूत होगी। लेकिन राजस्थान का चुनाव काफी रोचक रहेगा, क्योंकि यहां का चुनाव जहां तक अभी तक की बातें सामने आती हैं उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है और अशोक गहलोत अपनी ओर से पूरा दाव खेलने की कोशिश करेंगे। अभी तक यही लगता है कि मुकाबला काफी रोचक रहेगा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बच गया बिगुल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।